अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर लेक्चर अब्दुल अजीम जी। बेटा हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चैप्टर पढ़ रहे हैं जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। हमारा जो टॉपिक है वो प्रोसेस कॉस्टिंग का चल रहा है। तो आज हमने जो प्रोसेस कॉस्टिंग के सेक्शन में लर्निंग आउटकम्स कवर करने हैं और एक सब टॉपिक कवर करना है, उसका नाम है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग की ही एक्सटेंशन है। जब भी इदारा एक प्रोडक्ट बनाएगा प्रोसेस कॉस्टिंग में तो ये टॉपिक अप्लाई नहीं होगा। जब भी कोई प्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म हो और उसके नतीजे में मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हों, यानी प्रोसेस को परफॉर्म करके जब भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगी तो ये टॉपिक ओपन हो जाएगा, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है जी। तो लर्निंग आउटकम आज हमने 4 और 5 करना है। अगर हम लर्निंग आउटकम को रीड करें, पहले 3 लर्निंग आउटकम्स तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। लर्निंग आउटकम 4 क्या है? वो कहता है जी डिस्टिंग्विश बिटवीन बाय प्रोडक्ट्स एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स। इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो नॉलेज लेवल है इसका, सिंपल बुकिश सा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद उसने कहा है बाय प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे और जॉइंट प्रोडक्ट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे। यानी जो आपने जॉइंट प्रोडक्ट्स बनाई हैं उनके ऊपर बनाने पे इकट्ठा खर्चा लगा होता है, तो अब उसको प्रोडक्ट वाइज में कैसे स्प्लिट करना है। तो ये मेन टॉपिक है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, प्रोसेस 1, उसको परफॉर्म करने के नतीजे में आपकी 2 प्रोडक्ट बन रही हैं ए बी और एक तीसरी प्रोडक्ट बन रही है वी। तो जब आपने ये प्रोसेस 1 में कॉस्ट लगाई है तो अब आपने इस कॉस्ट का कितना पोर्शन प्रोडक्ट ए को डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है, कितना प्रोडक्ट बी में लिखना है, और क्या प्रोडक्ट बी में कॉस्ट एलोकेट करनी है कि नहीं करनी। तो ये हमारा आज का टॉपिक है असल में। तो हमें क्या दिया होगा क्वेश्चन में, ये दोनों प्रोडक्ट्स को या मल्टीपल प्रोडक्ट्स को बनाने में जो इकट्ठी कॉस्ट आई है, हमने उस कॉस्ट को बाइफरकेट करना होगा। चले सबसे पहले ज्वाइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स में क्या फर्क होता है। जब भी सिंगल इनपुट की जाए, सिंगल इनपुट की जाए, सिंगल रॉ मटेरियल पुट किया जाए और प्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म किया जाए, और प्रोडक्शन प्रोसेस एक करना है या 2 करना है, जितने भी हैं, उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो एक से ज्यादा बन रही हैं, उन प्रोडक्ट्स को ज्वाइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो इकट्ठी मैन्युफैक्चर होती हैं, जिनकी इनपुट कॉमन होती है, और प्रोडक्शन प्रोसेस जब मुकम्मल होता है तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनती हैं और उन प्रोडक्ट्स की जो सेल वैल्यू होती है वो सिग्निफिकेंट होती है। तो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो इकट्ठी मैन्युफैक्चर हों और सेपरेट होने के बाद उनकी जो सेल वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। अब आपका जो तेल के कुएं से तेल निकाला जाता है उसको क्रूड ऑयल कहते हैं। अब उस क्रूड ऑयल को डिफरेंट प्रोसेस मशीनों और केमिकल की मदद से रिफाइन करते जाते हैं। उसी से हाई ऑक्टेन, उसी से हमारा नॉर्मल पेट्रोल, उसी से हमारा डीजल, उसी से हमारी ग्रीस, ये इस तरह की सारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनती हैं। आप उसको रिफाइन करते जाते हैं और उसमें से ये प्रोडक्ट्स निकलती जाती हैं। तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उन तमाम प्रोडक्ट्स का जो सोर्स है वो एक रॉ मटेरियल है विच इज़ क्रूड ऑयल। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका सोर्स ऑफ इनपुट एक है और प्रोडक्शन प्रोसेस के कंप्लीट होने पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बने और उन प्रोडक्ट्स की सिग्निफिकेंट सेल वैल्यू हो, उनको जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। बाय प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जिसको बनाना इंटेंशनली हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऐसी प्रोडक्ट जो जॉइंट प्रोडक्ट्स के साथ ही बनती है, कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनती है, लेकिन उसकी इनसिग्निफिकेंट सेल वैल्यू होती है। तो मेन डिफरेंस है जॉइंट प्रोडक्ट में और बाय प्रोडक्ट में कि प्रोडक्ट सेल कितने की होगी। जॉइंट प्रोडक्ट्स की सिग्निफिकेंट सेल वैल्यू होती है और बाय प्रोडक्ट्स की माइनर सी इममटीरियल या इनसिग्निफिकेंट सेल वैल्यू होती है। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स की एग्जांपल हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थी, मिल्क प्रोडक्ट्स थी जिसमें आपका नॉर्मल मिल्क है, स्किम्ड मिल्क है, उसके अलावा आपकी क्रीम है जो आप मिल्क से एक्सट्रैक्ट करते हैं, देसी घी है,
योगर्ट है, तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तरह मिल्क प्रोडक्ट्स भी आप कई बना सकते हैं और उसका सोर्स एक ही है मिल्क। नेक्स्ट आ जाए जी, बाय प्रोडक्ट की एग्जांपल क्या है? शुगर रिफाइन करके जो आप उससे गुड़ शुड़ बनाते हैं, मोलिसिस। उसी तरह जब आप लकड़ी की प्रोसेसिंग करते हैं तो लकड़ी को काटते हैं या उसको रंदा लगाते हैं तो उसमें से जितना भी ये चूरा या बूरा निकलता है। इसी तरह अनाज को जब हम झाड़ते हैं तो उसके साथ से कुछ तिनके और वो निकलते हैं, तो वो इस्तेमाल होते हैं हार्डबोर्ड को बनाने में, गत्ते की बाइंडिंग करने के लिए। तो इस तरह ये गन्ने से जब आप फोग निकाल लेते हैं तो गन्ने का जो छिलका होता है उसको प्रेस करके ये लसानी की शीटें बनती हैं जिससे हम घरों की कबर्ड्स बनाते हैं। तो ये सारी बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो जॉइंट प्रोडक्ट इज द मेन प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट इज नॉट द मेन प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट की सेल वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है, बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं होती। जॉइंट प्रोडक्ट्स को डेलिबरेटली हम प्रोसेस करके बनाना चाह रहे होते हैं, बाय प्रोडक्ट को हम बनाना नहीं चाह रहे होते, वो जॉइंट प्रोडक्ट्स के साथ खुद अचानक बन जाती है। अच्छा, अब हमने एज एन अकाउंटेंट जब जॉइंट प्रोडक्ट्स को बनाना है, उनको बनाने पे जितनी भी हमारी कॉस्ट लगेगी वो तमाम प्रोडक्ट्स पे इकट्ठी लगेगी, कलेक्टिवली लगेगी। यानी मटेरियल, लेबर जो भी लगेगा जॉइंट प्रोडक्ट्स को बनाने पे वो इकट्ठा लगेगा, इसीलिए उसको जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। तो जॉइंट कॉस्ट क्या होती है? जॉइंट प्रोडक्ट्स को बनाने में, जैसे मेरी इस डायग्राम में आपने इनपुट की मटेरियल, लेबर, जो भी कॉस्ट लगाई, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स कॉस्ट प्रोसेस वन में। तो जब वो प्रोसेस वन कंप्लीट हुआ तो प्रोसेस वन से प्रोडक्ट सी बनी, ये हमारी जॉइंट प्रोडक्ट नंबर वन है। प्रोडक्ट बी बनी, ये जॉइंट प्रोडक्ट नंबर टू है। और प्रोडक्ट ए बनी जो कि एक बाय प्रोडक्ट है। अब आपने यहां से यहां तक जो भी एक्सपेंस किया, जो भी कॉस्ट लगाई, इस कॉस्ट को बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट या जॉइंट कॉस्ट या जॉइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट। जब ये प्रोडक्ट सेपरेट होती हैं तो इसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेपरेशन। पॉइंट ऑफ सेपरेशन से पहले पहले जितना खर्चा प्रोडक्ट्स पे लगा उसको बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट या कॉमन कॉस्ट ऑफ इनपुट। जैसे ही प्रोडक्ट सेपरेट हो जाती हैं तो सेपरेट होने के बाद अगर किसी भी प्रोडक्ट को रिफाइन करें, तो जैसे ये प्रोडक्ट सी को रिफाइन किया जा रहा है और उससे प्रोडक्ट डी बन रही है, इसमें जो कॉस्ट लगेगी इसको बोलते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट या सेपरेट कॉस्ट। सेपरेट कर होने से पहले पहले जितना खर्चा होगा उसको जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। अब एज एन अकाउंटेंट हमें प्रॉब्लम क्या होगी? अगर हमने प्रोडक्ट सी या डी का प्रॉफिट निकालना है तो प्रोडक्ट डी के सेल रेवेन्यू में से ये प्रोडक्ट डी की फर्दर कॉस्ट तो लेस कर सकते हैं आप, लेकिन अब इस कॉमन कॉस्ट का कितना पोर्शन प्रोडक्ट सी के हिस्से में आएगा, इस कॉमन कॉस्ट का कितना पोर्शन प्रोडक्ट बी के हिस्से में आएगा, इस ज्वाइंट कॉस्ट या कॉमन कॉस्ट का कितना हिस्सा प्रोडक्ट ए के हिस्से में आएगा जो कि बाय प्रोडक्ट है। तो यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बाय प्रोडक्ट बनाना हमारी प्राइमरी इंटेंशन और ऑब्जेक्टिव नहीं था, इसीलिए ज्वाइंट कॉस्ट हमेशा इन ज्वाइंट प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। बाय प्रोडक्ट के हिस्से में किसी किस्म की कोई ज्वाइंट कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट एक्चुअली हमने इन जॉइंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए की है। हाँ, उसमें बाय प्रोडक्ट अगर बन गई है तो अच्छी बात है, इसके हिस्से में जॉइंट कॉस्ट का 1 रुपये भी एलोकेट नहीं होना। हमने जो भी अपोर्शनमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन जॉइंट कॉस्ट की करनी है वो मेन प्रोडक्ट्स में यानी जॉइंट प्रोडक्ट्स में होनी है। इसको जॉइंट कॉस्ट का 1 रुपये भी एलोकेट नहीं होगा। तो असल में एज एन अकाउंटेंट आपको प्रॉब्लम ये है कि हम ये जॉइंट कॉस्ट को प्रोडक्ट सी में और बी में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें, ये हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है जी। तो आज जनाब टॉपिक हमारा क्या है आज? अकाउंटिंग फॉर जॉइंट प्रोडक्ट्स या अकाउंटिंग फॉर जॉइंट कॉस्ट। हाँ जी, इस टॉपिक का मकसद क्या है? हमने जो जॉइंट कॉस्ट लगाई है उसको जॉइंट प्रोडक्ट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हमारा टॉपिक है। तो इसके दो मेन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो ये है कि आपने जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट होगी? साफ सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना मटेरियल, लेबर, एफओएच है वो ऐड कर लें। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हम ऐड करेंगे तमाम जॉइंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड करेंगे,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो ये प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट के अंदर हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। अब बात आती है, एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी ये जो बाय प्रोडक्ट है इसको बनाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तो जो ये बाय प्रोडक्ट है जब ये बनती है तो ये कल को सेल भी हो जाती है, और ये माइनर सी वैल्यू पे सेल होती है, इनसिग्निफिकेंट सेल वैल्यू पे होती है, क्योंकि इसको बना के बेचना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने ज्वाइंट कॉस्ट इनकर किया है $25,000, आपने इस $25,000 को इनमें एलोकेट करना है। अगर आपकी बाय प्रोडक्ट जो है फॉर एग्जांपल वो $1,000 पे सेल हो जाती है, तो फिर असल में आप इस $1,000 को ट्रीट करने के, ये जो सेल से अमाउंट हमें रिसीव हो रही है, इसको ट्रीट करने के दो तरीके हैं। या तो इस $1,000 को अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, जो कि फेमस मेथड नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो $1,000 आपको बाय प्रोडक्ट बेच के आ रहा है, ये आपकी $25,000 की जो ज्वाइंट कॉस्ट है उसकी कुछ तलाफी है, कुछ रिकवरी है। दूसरा ट्रीटमेंट ये होता है कि ये जो $1,000 आ रहा है इसको ज्वाइंट कॉस्ट में से डिडक्ट कर लिया जाए, और जो बाकी ज्वाइंट कॉस्ट बचेगी, यानी एक्चुअली आप प्रोडक्ट सी और बी में जो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो $25,000 नहीं होगा। बाय प्रोडक्ट से आने वाला जो भी स्क्रैप है या रिकवरी है वो माइनस करके हम $24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक्चुअली बाय प्रोडक्ट जब भी मैन्युफैक्चर होगी, तो बाय प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके बेचने पे जो भी बाय प्रोडक्ट एक्चुअली मैन्युफैक्चर करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो बाय प्रोडक्ट को बेच के जो भी रेवेन्यू आएगा उस रेवेन्यू को हम अपनी ज्वाइंट कॉस्ट में से भी लेस कर सकते हैं, या उसको अदर इनकम के तौर पर इनकम स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये दो ट्रीटमेंट है बाय प्रोडक्ट के, जिसमें दूसरा वाला फेमस नहीं, पहले वाला फेमस नहीं है, दूसरे वाला ज्यादा फेमस है कि वी विल डिडक्ट द सेल वैल्यू या रिकवरी अमाउंट ऑफ द बाय प्रोडक्ट। अब कई दफा ऐसा भी होता है कि बाय प्रोडक्ट को बेचने पर $1,000 आपने बेचा, लेकिन इसको बेचने पर कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई कमीशन वगैरह, कोई एक्सपेंस भी हो गया, फॉर एग्जांपल $200 का एक्सपेंस भी हो गया। अब अगर आपकी बाय प्रोडक्ट पे सेपरेट होने के बाद सेल भी आए और कुछ एक्सपेंस भी हो जाए इस पे, तो आपने इसको नेट करके नेट सेल या नेट स्क्रैप लेना है, जो कि तकरीबन $800 बनता है। तो एक्चुअली अगर आप ये देखें तो मैं यहाँ पे अब आपको असल बात जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि टोटल जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट में से आपने बाय प्रोडक्ट का नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी नेट स्क्रैप वैल्यू डिडक्ट करना है। अब ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे आएगी? बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू में से अगर बाय प्रोडक्ट की किसी किस्म की कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग, पैकिंग, डिस्पोजल, कोई भी फर्दर कॉस्ट होती है वो माइनस कर लेनी है, तो वो बाय प्रोडक्ट की नेट सेल वैल्यू आ जाएगी। ये जो अमाउंट बचेगी ये वो अमाउंट है जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो हमारी मेन प्रोडक्ट है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहला स्टेप जो है वो आपने जब भी परफॉर्म करना है, अगर क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट है और उसने ये कहा है कि बाय प्रोडक्ट का जो भी नेट स्क्रैप है या नेट रियलाइजेबल वैल्यू है या नेट रेवेन्यू है, वो आपने कॉमन कॉस्ट में से एडजस्ट करनी है, डिडक्ट करनी है, तो हम हमेशा यही करेंगे। जो बाकी कॉस्ट बचेगी बेटा, इसको आपने प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब आप इसको प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन के टोटल 3 मेथड्स हैं जी। हाँ जी, ज्वाइंट कॉस्ट को या कॉमन कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 तरीके हैं, और ये जो भी कॉस्ट है ये बाय प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी, सिर्फ मेन प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन के 3 तरीके हैं। पहले मेथड का नाम है फिजिकल मेजरमेंट मेथड, दूसरे मेथड का नाम है सेल वैल्यू मेथड या मार्केट वैल्यू मेथड, और तीसरे मेथड का नाम है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। अब हम वन बाय वन एक एक मेथड को करते हैं, उसकी एग्जांपल भी करते हैं। यानी यहाँ पे जो आपकी $25,000 की जॉइंट कॉस्ट थी, माइनस अगर 1,000 बाय प्रोडक्ट का सेल कर दें, तो बाकी कॉस्ट $24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 तरीके हैं।
अगर आपकी बाय प्रोडक्ट को सेल करने पर कोई एक्सपेंस भी हो रहा है, फिर आप यहाँ पर $1000 माइनस करने की बजाय 800 जब माइनस करेंगे तो अब आपकी जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो $24,200 है, जिसको बेटा आपने एलोकेट करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है या पोर्शन करना है। तो अब अपोर्शनमेंट का पहला तरीका ये है फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट में क्या होता है, आपने जितने जितने यूनिट्स, जितनी जितनी क्वांटिटी जिस प्रोडक्ट की बनाई है, आप क्वांटिटी को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट्स में ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो फिजिकल मेजरमेंट मेथड को आउटपुट मेथड या फिजिकल क्वांटिटी मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में आपने क्या करना है, कॉमन कॉस्ट को या ज्वाइंट कॉस्ट को ज्वाइंट प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिजिकल आउटपुट की बेस पे करना है। हर प्रोडक्ट के ज्वाइंट प्रोडक्ट की जितनी जितनी क्वांटिटी या वेट आपने बनाया है उस वेट के मुताबिक करना है। तो जैसे उसका ये प्रोसीजर है, जैसे ये एक फॉर्मूला है कि आपने टोटल ज्वाइंट कॉस्ट को ऊपर रखना है, नीचे तमाम ज्वाइंट प्रोडक्ट के यूनिट्स रखने हैं। टोटल कॉमन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, तो एक पर यूनिट की ये कॉस्ट निकल आएगी या रेट निकल आएगा, मल्टीप्लाइड बाय हर प्रोडक्ट के यूनिट। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स एक रेट आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय हर प्रोडक्ट के अपने अपने यूनिट्स। देखें जी, फॉर एग्जांपल देखें जी, एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें $100 का मटेरियल लगाया जा रहा है और कन्वर्जन कॉस्ट लगाई जा रही है $50 की। इसका मतलब है मेरी जो जॉइंट कॉस्ट है वो $150 बनती है। अब मैंने इस $150 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट कोई नहीं है। प्रोडक्ट 1 का वेट है 7 kg, प्रोडक्ट 2 का वेट है 8 kg। तो ये 7 kg और 8 kg टोटल बन जाता है 15 kg। तो अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका कार क्या होगा, स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले तो हमने कॉमन कॉस्ट या ज्वाइंट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ज्वाइंट कॉस्ट अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है $100, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफओ सब कुछ कन्वर्जन कॉस्ट है $50, टोटल बन गया $150। इसमें से आपने नेट स्क्रैप या एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट लेस करनी होती है अगर कोई हो, तो नहीं है, तो अब हमने ये $150 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका या अपोर्शनमेंट का तरीका क्या होगा, हाँ जी, हमारी पहली प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2, दोनों की फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, एक के 7 kgs हैं और एक के 8 kgs हैं। इसका मतलब है टोटल बन गए 15 kgs। ठीक है, 15 kgs। जी जनाब, अब हम क्या करेंगे, ये जो फिजिकल क्वांटिटी थी हमारी, फिजिकल क्वांटिटी 7 kg और 8 kg, तो टोटल हो गए 15 kg। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल केजीज। तो पर केजी जो आ जाएगा दैट वुड बी $150 डिवाइडेड बाय 15। तो पर केजी आ जाएगा $10 पर केजी इंटू 7 kg। तो ये $70 आ जाएगी इसकी कॉस्ट। दूसरी प्रोडक्ट जो है उसमें $150 डिवाइडेड बाय 15 kg, $10 पर केजी इंटू 8 kg, तो ये आ जाएगा $80। तो इस तरह $150 की जो टोटल कॉस्ट है वो इस तरह इन दोनों में स्प्लिट हो जाएगी, अपोर्शनमेंट हो जाएगी। ये जो तरीका मैंने किया है इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी मेथड। इसमें अगर आप इस पोर्शन को देखें तो $150 डिवाइडेड बाय 15 करने से $10 पर केजी की कॉस्ट आ जाती है। इधर भी ऐसे ही है। तो यहाँ एक नोट लिखा हुआ था कि इस मेथड में तमाम प्रोडक्ट की जो कॉस्ट पर यूनिट होती है वो सेम निकलती है। देखिए मैंने अभी निकाली है, तमाम प्रोडक्ट्स की कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट पर केजी इधर भी $10 है और अगर इससे देखें तो वो भी $10 है। तो आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं कि $150 डिवाइड बाई 15 kg, $10 की कॉस्ट पर केजी है, इनटू एक एक प्रोडक्ट के अपने अपने केजी कर दें। तो ये फॉर्मूला देखें क्या था, टोटल कॉमन कॉस्ट वाज 150, टोटल यूनिट्स थे 15 kg,
डिवाइड किया तो 1 kg की कॉस्ट आ गई $10, मल्टीप्लाइड बाय हर प्रोडक्ट के अपने अपने यूनिट्स या केजी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि आपने फिजिकल आउटपुट मेथड में कैसे करना है। अच्छा, प्रॉब्लम इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है? इस मेथड में हमारी जो हर प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट $10 है। हो सकता है एक प्रोडक्ट इनमें से $25 पे बिक रही हो, एक प्रोडक्ट $60 पे बिक रही हो। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हर प्रोडक्ट की कॉस्ट सेम आती है, चाहे कोई प्रोडक्ट सस्ती बिक रही है चाहे महंगी बिक रही है, दोनों को बराबर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जिससे प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट सही नहीं निकलता। तो इससे बेहतर तरीका ये होता है कि आप प्रोडक्ट की फिजिकल क्वांटिटी लेने की बजाय आप प्रोडक्ट्स की सेल वैल्यू लें, ताकि जिस प्रोडक्ट की सेल प्राइस ज़्यादा है उसको कॉस्ट भी ज़्यादा चार्ज हो, जिस प्रोडक्ट की सेल प्राइस कम है उसको ज्वाइंट कॉस्ट पर केजी कम चार्ज हो। मतलब डिस्ट्रीब्यूट ऐसे हो कि जिस प्रोडक्ट का रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है उसको ज़्यादा कॉस्ट, जिससे कम आ रहा है उसको कम कॉस्ट। इससे प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी जो निकलेगी दैट वुड बी मोर फेयर, बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। इस तरह तो ये है कि जो महंगी प्रोडक्ट बिक रही है उसको भी सेम कॉस्ट $10 चार्ज हो रही है पर केजी, जो सस्ती बिक रही है उसको भी $10। हो सकता है सस्ती प्राइस वाली प्रोडक्ट जो है उस पर लॉस आ रहा हो और दूसरी वाले पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा हो। तो ये प्रॉब्लम है। फिजिकल मेथड तब सूटेबल होता है जब प्रोडक्ट की प्राइसेस बराबर हों, तब आपने ये फिजिकल आउटपुट मेथड को यूज करना है। अगर प्रोडक्ट की सेल प्राइस में डिफरेंस है और सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो फिर आपका जो मेथड काबिल इस्तेमाल है वो सेल वैल्यू मेथड है। सेल वैल्यू मेथड या मार्केट वैल्यू मेथड। इस मेथड में हम अपनी ज्वाइंट कॉस्ट को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रोडक्ट के केजीज नहीं खाली देखते, बल्कि उनकी सेल वैल्यू देखते हैं। जिस प्रोडक्ट की सेल वैल्यू कम है उसको ज्वाइंट कॉस्ट कम डिस्ट्रीब्यूट होकर आएगी, जिसकी ज़्यादा है सेल, ज़्यादा पैसों पे बिक रही है प्रोडक्ट, उसको ज़्यादा कॉस्ट चार्ज होगी। तो इस तरह आपकी ज्वाइंट कॉस्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट वुड बी मोर फेयर। तो अब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल कॉमन कॉस्ट को टोटल यूनिट्स पे डिवाइड नहीं करना, आप टोटल सेल वैल्यू पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट वाइज सेल वैल्यू। तो जो बेस आप यूज कर रहे हैं उस बेस को इस्तेमाल करना है। अच्छा, यहाँ पे भी एक नोट है वो बाद में देखते हैं। आए जी जनाब, सेम क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है। $100 की मटेरियल कॉस्ट है, $50 की कन्वर्जन कॉस्ट है, तो टोटल हो गई $150। कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट 7 kg सेल हो रहे हैं या 7 kg हम बना के बेच रहे हैं और $2.9 की सेल प्राइस है, $2.9। दूसरी प्रोडक्ट की 8 kg है और उसकी सेल प्राइस है 2.15। तो अब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सेल वैल्यू की बेस पर। तो आ जाए जनाब, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, वही ज्वाइंट कॉस्ट या कॉमन कॉस्ट क्या आएगी वो हमने पहले भी निकाल ली थी, $150 है, कोई बीच में वो नहीं है बाय प्रोडक्ट की सेल वगैरह। स्टेप 2, अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। प्रोडक्ट 1 की सेल वैल्यू, प्रोडक्ट 2 की सेल वैल्यू, सेल वैल्यू का मतलब है प्राइस इंटू क्वांटिटी करके। तो निकालें जी, दोनों प्रोडक्ट की सेल वैल्यू क्या आती है? हाँ जी, $2.9 इंटू 7 kg, $2.9 इंटू 7 kg करके ये आता है 20.3, ये सेल वैल्यू है। अच्छा जी, दूसरी प्रोडक्ट की 2.15 इंटू 8 kg, 2.15 इंटू 8। अब देखें सेल प्राइस क्योंकि प्रोडक्ट 1 की ज़्यादा है तो इसको जब कॉस्ट चार्ज होगी तो ज़्यादा होगी, पर केजी की बात कर रहा हूँ। तो 17.2, तो टोटल कर लें, ये आ जाती है $37.5। $37.5 ये सेल वैल्यू आ गई। अब हमने अपनी जॉइंट कॉस्ट की अपॉर्शनमेंट कैसे करनी है? टोटल जॉइंट कॉस्ट थी $150 डिवाइडेड बाय टोटल सेल वैल्यू 37.5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है $1 का सेल कमाने के लिए क्या ज्वाइंट कॉस्ट करनी पड़ रही है, ₹1 या $1 ऑफ सेल के बदले क्या ज्वाइंट कॉस्ट है, मल्टीप्लाइड बाय $20.3 इस प्रोडक्ट की सेल वैल्यू है। $150 is the joint cost divided by 37.5,
तो $4 आ जाता है, यानी $1 की सेल के बदले $4 की ज्वाइंट कॉस्ट है, इंटू 20.3, $81.2। इधर क्या होगा, वही $150 की टोटल ज्वाइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इस प्रोडक्ट की सेल वैल्यू। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल वैल्यू into 17.2, so it will be 68.8। अगर मैं इसका टोटल करूं तो $150 आना चाहिए जी, बिल्कुल ठीक है, सही कॉस्ट एलोकेट किया या अपोर्शनमेंट किया। तो आप यहाँ पे देखें जी, ज्वाइंट कॉस्ट थी, हमने उसको स्प्लिट कर लिया। अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि मुझे कॉस्ट बताएं 1 kg की क्या कॉस्ट है, अगर मैं कहूँ मुझे ज्वाइंट कॉस्ट पर केजी बताएं, तो आप क्या करेंगे, अगर पर केजी पूछ लूं तो आप इधर 7 kg पे डिवाइड कर देंगे और इधर आप 8 kg पे डिवाइड करेंगे। वैसे तो आपको यहाँ से ही पता चल रहा है कि देखें प्रोडक्ट 1 में ज़्यादा अमाउंट आई है। ज्वाइंट कॉस्ट क्यों ज़्यादा आई है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस पे बिक रही है। पर केजी में भी वेरीफाई कर लें, 81.2 डिवाइडेड बाय 7 kg, तो इस प्रोडक्ट के हिस्से में $11.6 पर केजी कॉस्ट है। अब कॉस्ट सेम नहीं आएगी, सिर्फ फिजिकल मेथड में कॉस्ट सेम आती है। इस प्रोडक्ट को $8.6 पर केजी की कॉस्ट चार्ज हुई है, ठीक है। ये तो दोनों ही मुझे लग रहा है लॉस मेकिंग प्रोडक्ट हैं, डाटा बड़ा अजीब सा दिया हुआ है, ठीक है भाई, हमने स्टडी हब से लिया हुआ है। तो ये देख लें जी, जिस प्रोडक्ट की सेल प्राइस ज़्यादा है उसको कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है, लेकिन ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये दोनों लॉस मेकिंग है। अगर मैं आपसे कहूँ दोनों प्रॉफिट लॉस, दोनों प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट निकालो, तो सेल प्राइस पर केजी माइनस ज्वाइंट कॉस्ट पर केजी, ये तो दोनों लॉस पे आएंगी। डाटा अजीब सा है, चलो, लेकिन सेल माइनस कॉस्ट टोटल में भी कर सकते हैं। मांगा नहीं उसने प्रॉफिट, वो तो मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। तो ये दूसरा मेथड था। मेथड नंबर 2 में वो कहता है, आप ये बात याद रखिएगा कि तमाम प्रोडक्ट्स का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो इसमें सेम होगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। तो यहाँ प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट वो कहता है सेम होगा। अब इधर तो लॉस आ रहा है इसलिए मैं वेरीफाई नहीं कर सकता जी। 8.7 ये माइनस में आ रहा है 300%, 2.15 माइनस 8.60, 6.45। ये ग्रॉस प्रॉफिट की बजाय ग्रॉस लॉस आ रहा है, और ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल करें तो 300%, सेम लॉस आ रहा है। प्रॉफिट भी सेम आएगा, लॉस भी, ये कह रहा है। सेल माइनस कॉस्ट करके जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है उसको जब डिवाइडेड बाय सेल करेंगे इनटू 100, तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वुड बी सेम, ये कह रहे हैं इसमें। तो मेथड नंबर 2 है सेल वैल्यू मेथड। डाटा ही ज़रा और सा था लेकिन हमने कर लिया। अगला है तीसरा तरीका, है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बाज़ दफ़ा कुछ प्रोडक्ट होती हैं जो सेपरेट होने के फ़ौरन बाद नहीं बिकती, बल्कि उनको फर्दर रिफ़ाइन करना है, पैक करना है, इम्प्रूव करना है, फिर वो बिकती हैं। तो उस केस में फिर आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड चलेगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है प्रोडक्ट की सेल वैल्यू माइनस उसके सेपरेट होने के बाद जो भी फर्दर कॉस्ट उस पर सेपरेशन के बाद सेपरेट कॉस्ट करनी पड़ेंगी, वो सारी आपने प्रोडक्ट में से माइनस कर लेनी है। तो ये आपकी एनआरवी आ जाएगी। तो एनआरवी की बेस पे हम तब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जब आपकी जॉइंट प्रोडक्ट्स स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल ना हो। पेपर में तो वो जब कहेगा तो हम कर देंगे। एनआरवी की प्रोपोर्शन से हमने करना है डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला होगा टोटल कॉमन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एनआरवी मल्टीप्लाइड बाय एनआरवी ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब ये आपको नीचे डाटा दिया हुआ है जी। इनपुट $100 है मटेरियल की, कन्वर्जन जो है वो $50 है। तो वही आपकी जो जॉइंट कॉस्ट है, जो हमारी जॉइंट कॉस्ट है वो 100 प्लस 50, $150 है, ठीक है जी। हमने अब जॉइंट कॉस्ट की क्या करनी है, अपोर्शनमेंट करनी है, और एनआरवी की बेसिस पे करनी है। एनआरवी की बेसिस पे क्यों करनी है, क्योंकि जो प्रोडक्ट 1 है वो तो यहीं बिक रही है, प्रोडक्ट 2 को रिफाइन करना पड़ा है। तो प्रोडक्ट 1 जो है वो 2.90 पे बिकेगी और 7 kg सेल होंगे। प्रोडक्ट 2 जो है वो यहाँ नहीं बिकेगी, 8 kg है। तो बाद में
अगर आप चेक करें तो बाद में इसको रिफाइन करके इसके ऊपर रिफाइन करने की जो कॉस्ट है वो $9.3 टोटल है, पर केजी नहीं है, $9.3 पर टोटल है। और ये 8 केजी जो बिकेंगे, 1 केजी $8 का बिकेगा जी। $8 की सेल प्राइस दिया, शायद आपको नज़र आ रही हो। तो $8 पे सेल होगी, 8 × 8 $64 तुम्हें सेल वैल्यू आएगी, माइनस 9.30 करेंगे तो एनआरवी आ जाएगी। अब जब आपने एनआरवी निकालनी है तो इसकी एनआरवी वही है, इसकी फर्दर कॉस्ट तो है कोई नहीं। तो एनआरवी की बेस पे कब करते हैं, जब प्रोडक्ट की अपनी इस पॉइंट पे सेल वैल्यू ना हो, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, ये इसको बोलते हैं जहां ये सेपरेट हो रही हैं, इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बोलते हैं। तो निकालेंगे जी प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2, दोनों की आपने एनआरवी निकालनी है। तो दोनों की सेल वैल्यू माइनस दोनों की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, अगर है, इसकी तो नहीं है, इसकी $9.30 थी, तो ये एनआरवी आ जाएगी। हाँ जी, सेल वैल्यू क्या थी, 7 kg इंटू 2.90, ये पहले भी निकाली थी, $20.3 एनआरवी, टोटल एनआरवी। दूसरी प्रोडक्ट की सेल है $8 इंटू 8 $64 माइनस 9.30। अब इस पॉइंट पे इसकी सेल प्राइस नहीं दी हुई, तो $54.7। टोटल क्या आ जाता है, टोटल एनआरवी का $75। लें जी, अब मैंने अपनी ज्वाइंट कॉस्ट को जब डिस्ट्रीब्यूट करना है इस एनआरवी की बेस पे, टोटल ज्वाइंट या कॉमन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एनआरवी इनटू इस प्रोडक्ट की एनआरवी, इसी तरह $150 की ज्वाइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एनआरवी 2 आ जाएगा इंटू 54.7। लें जी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 150 डिवाइड बाय 75 इंटू 20.3, सो इट विल बी $40.6। जी जनाब। और इधर क्या आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय वो करके 54.7, तो जिसकी एनआरवी ज़्यादा है उस प्रोडक्ट के हिस्से में कॉस्ट ज़्यादा चार्ज होगी। ठीक है, तो ये 3 तरीके बताए हैं। पहला तरीका कि जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपने हर प्रोडक्ट की केजी लेके चलने हैं और उसमें जो 1 केजी की कॉस्ट आएगी वो सेम आएगी। दूसरे तरीके में आपने केजी नहीं लेने बल्कि केजी इंटू सेल प्राइस करके सेल वैल्यू निकालनी है, और जिस प्रोडक्ट की सेल वैल्यू ज़्यादा है उसको ज्वाइंट कॉस्ट ज़्यादा आएगी, जिसकी कम है उसकी कम आएगी। और अगर हर प्रोडक्ट का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो वो सेम होगा। तीसरे मेथड में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन तीसरा मेथड एनआरवी तब यूज़ करते हैं जब ज्वाइंट कॉस्ट को रिफाइन करके बेचा जा सके और उसकी जो रॉ प्रोडक्ट है, रॉ प्रोडक्ट सेल ना होती हो। रिफाइंड प्रोडक्ट सेल होती है फर्दर प्रोसेसिंग के बाद, सेलेबल ना हो, देन आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू से करते हैं। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालने का तरीका होता है सेल वैल्यू माइनस सेपरेट होने के बाद जो जो कॉस्ट हमें प्रोडक्ट पे करनी पड़ेगी वो हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो जिस प्रोडक्ट की एनआरवी ज़्यादा होगी उसके हिस्से में ज्वाइंट कॉस्ट ज़्यादा आएगी, जिसकी एनआरवी कम है उसके हिस्से में ज्वाइंट कॉस्ट कम आएगी। लें जी, मुकम्मल हो गया ये आज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये जो ज्वाइंट कॉस्ट और ज्वाइंट कॉस्ट की ये जो अपोर्शनमेंट है, हम इसकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।